सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। 2025 के एक निस्बतन बेहतर इख्तिताम के बाद 2026 में पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त अंदाज में दाखिल हुआ है, जब पाकिस्तान से बाहर रहने वालों ने अपनी एक उम्मीद का इजहार किया है। हालिया गैलप सर्वे सामने आया है जिसमें पाकिस्तान ने 2026 के एतबार से अब जो नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, खासी उम्मीदें उन्होंने बांधी हैं। और इन उम्मीदों की अभी जब हम परसेंटेज आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इसमें पाकिस्तान ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों ने भी इस दौड़ में अब भारत को वाज़े तौर पर पीछे छोड़ा है। और इस सर्वे में पाकिस्तानियों ने जो जवाबात दिए हैं उनमें मईशत और आलमी अमन के अहम इंडिकेटर्स में पाकिस्तान काफ़ी आगे नजर आ रहा है। बल्कि पाकिस्तान का स्कोर न सिर्फ आलमी एवरेज बल्कि कई मामलात में भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ये कोई अचानक पैदा होने वाली तब्दीली नहीं है, ज़ाहिर इसके लिए एक तवील सफ़र तय करना पड़ा, एक तवील ट्रेंड है जिसका ये नया पहलू है जो माजी में भी हमें कभी कभार नजर आया है। इस सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानियों को लगता है कि 2026 पिछले साल से बेहतर होगा, जबकि 20% अफराद सिर्फ ऐसे हैं जो इस सर्वे में मायूस नजर आ रहे हैं। अब इस तरह ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बड़ा ही पॉजिटिव है और ये डोमिनेट कर रहा है। अब मईशत के सवाल पर 53% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि 2026 एक खुशहाल साल होगा, जबकि भारत में ये शरह महज 39% है। पाकिस्तान की ये शरह आलमी एवरेज 24% से भी दुगनी है। और इस पॉजिटिव सोच के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सबसे अहम नौजवान आबादी है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है जो आईटी के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। दीगर कई ऐसे शोबे हैं, रिमोट वर्क है और उसके अलावा बैरून मुल्क मौक़े हैं जिनकी वजह से मुस्तकबिल को निस्बतन रोशन देखा जा रहा है। अब दूसरा बड़ा रीज़न हालिया इकनॉमिक स्टेबिलिटी है। सख्त फैसलों के बाद IMF प्रोग्राम्स और करंट अकाउंट का जो कंट्रोल है उसके बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बहुत हद तक बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जिससे अवामी एतमाद में बहाली आई है। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी रिकॉर्ड आज भी एक नया रिकॉर्ड बना और ये भी इसी एतमाद की अलामत है। गो के स्टॉक मार्केट हमेशा हकीकत से आगे सोचती है, मगर ये अवामी और इन्वेस्टर्स के बदलते हुए मूड को भी ज़रूर जाहिर करती है। अब साथ ही पिछले 10 सालों में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल ने अमन के बारे में भी उम्मीद को मजीद मजबूत किया है। ये सर्वे 60 से ज़ायद ममालिक में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी अवाम की पुरुमीद सोच आलमी और इलाकाई सतह पर सबसे नुमायां नज़र आई है। अब एक अहम नुकता इसमें यह भी है कि ये उम्मीद हकीकी मसाइल के खात्मे का ऐलान नहीं है, बल्कि सेंटिमेंट का एक इशारा है कि अगर नौजवानों की इस्लाहात के आगे बंद बांध दिए गए तो ये उम्मीद कम भी हो सकती है, जिसमें सर फहरिस्त इंटरनेट की बार बार स्लो स्पीड है, पाबंदियों के मसाइल हैं। लेकिन अगर हुकूमती रिफॉर्म्स और की ये पॉलिसी जारी रही तो फिर यही सोच मुस्तकबिल में बेहतर नताइज लेकर आ सकती है और हमारे मुल्क की कहीं ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब साबिक CEO हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे कि अब 2026 कैसा होने वाला है। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं गैलप का सर्वे आया है, 60 ममालिक में सर्वे किया गया है। इसका मतलब अच्छी खासी दुनिया को कवर किया गया है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पुरुमीद लोगों की है वो पाकिस्तानियों की है। तो 2025 का जो मुश्किल वक्त था या निस्बतन बेहतर वक्त था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होने वाला है 2026। क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं तो वैसे ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ और पाकिस्तान के ऊपर हमेशा मेरा यकीन बड़ा मजबूत है और बड़ा मजबूत रहेगा इंशाअल्लाह। 2026 का साल मतलब अगर जिस तरह से बातें अब हो रही हैं, एक पिछला बजट जो था 2025 का, उसमें तो देखिए कॉन्ट्रैक्शन आई है। हमारे यहाँ मईशत जो है ना सुखड़ी है, अगर आप देखें GDP के हिसाब से, फिर आप बाकी तमाम जावियों से देखें, एक साथ ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, आपके करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस है, डॉलर रुपी पैरिटी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये तो बेहतर रही हैं हमारे पास। और इस वजह से जो है ना, जो आप गैलप का सर्वे की बात करते हैं तो वो तो मैक्रो इंडिकेटर्स को देखते हैं। मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से भी ये रही है, अभी आपसी के थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ कि देखें 2025 के साल में अगर आप देखें दी माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो पॉइंट है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ती है ना तो आपके पास बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 18 साल पे पहुंचने वाले अगर आपकी पूरी कौम अगर 25 करोड़ की है, उसके अगर आप वैसे भी हिसाब कर लें तो आपके पास कोई 3.5 से 4 करोड़ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो कि अपना लड़कपन से जवानी में जाते हैं, यानी वो उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की जरूरत होती है। इसी तरह का नंबर जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो होता है, जो पढ़ लिख के बाहर निकलते हैं, उनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी है ना।
उस एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, जो इनेबलिंग एटमॉस्फेयर चाहिए, वो पाकिस्तान में लैक करता है। ये किसी की पॉलिसी का, या मैं तो समझता हूँ जबरदस्त परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट का भी, और आइंदा सालों में भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन मैक्रो साइड पर नहीं देखना, हमने माइक्रो साइड को देखना है कि हमारी इंडस्ट्रियां बढ़ी, कम हुई, बंद हुई या चली। अगर आप इसको टोटल को देखें, अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें तो 20% की रिडक्शन भी एक्सपोर्ट्स के अंदर। मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं आई एम पॉजिटिव कि अगर गवर्नमेंट अच्छे मसले हल कर दे, ये सारे प्रॉब्लम भी हम जो है ना उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम देखें, सबसे पहला हमारा जो है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर करने की जरूरत है। नंबर 2 पे अगर आप आए तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। यूटिलिटीज में गैस, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी प्राइसेस ज्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट कम इसलिए हो रहा है कि हमारी कॉस्ट ज्यादा है, और बाजार में जो दुनिया में जो डिमांड है, बांग्लादेश अगर वहां से अगर 15 से 16 सेंट एक हर डॉलर के पीछे सस्ता माल देता है, हम तो नहीं बेच सकते ना, किस तरह से बेचेंगे। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपकी जो है ना रिफंड्स की सिस्टम्स हैं, एफबीआर की जो है, एफबीआर की नोटिस की जो सिस्टम है, एफटीआर एनटीआर जो है, जो उन्होंने फिक्स टैक्स रिजीम को नॉर्मल टैक्स रिजीम में 1% को ले गए, वो के वजीर खजाना से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा इसको हम वापस इसको हम इस बजट में करेंगे। हमने कहा वापस बजट में क्यों करना है, आज कर दें उसको। तो ये जो ना फिर आप बहुत सारे मसाइल उस बजट के हवाले से हुए, जो हम 3-4 महीने लगे रहे गवर्नमेंट के साथ, एफबीआर के साथ, जिसमें 37A 37B था, मामलात हैं। हमको ये देखना चाहिए कि जीडीपी के अंदर हमने कितना ऐड किया। जीडीपी जब ऐड होता है, जब डोमेस्टिक आपकी प्रोडक्ट भी बढ़ती है, आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर स्टेगनेंट भी रहती है, पिछले साल जितनी भी है, या उसमें 1% ज्यादा इजाफा भी हुआ है, तो आप देखेंगे आपकी जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.5% है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जब 2.5% है तो आपका 1.5% वैसे ही माइनस हो गया। हमको और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हमने मैक्रो इंडिकेटर्स को माशाल्लाह कंट्रोल कर लिया, जिसको इंटरनेशनल एरिना में देखा जाता है। आप स्टॉक एक्सचेंज जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, आई थिंक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड हो गई है। उन तमाम चीजों को देखने के बाद हमको ये जरूर देखना है कि हमको ये सर्वे करना है कि आज हमारा एक्सपोर्ट का जो प्राइजेस हैं, जो प्राइस वॉर है दुनिया की मंडी में, वो हम बेच पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं, हम हमारे रीजनल कॉम्पिटिटर्स के सामने। और क्यों नहीं बेच पा रहे उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, या एक फॉरेन एजेंसी होनी चाहिए जो कि डिटरमिन करे कि नंबर्स क्या कहते हैं, कहाँ से हम कैसे उसको कम कर सकते हैं और कैसे हम कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं। तो सारी चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। आपको मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी मिनिमम वेज और दूसरे की मिनिमम वेज में कितना फर्क है। इन सारी चीजों का असल क्या है कि जब तक आप कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, तो आपको जो है ना दुनिया के अंदर रन ऑफ द मिल माल आप नहीं बेच सकते। अगर आप क्वांटम जंप चाहते हैं, अभी 30-32 बिलियन के अंदर पता नहीं कितने साल से हम घूम रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि 60 से 70 बिलियन अगले 2 साल में हो जाए, और इसके बाद ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। तो अगर इसको बढ़ाने के लिए हम जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो गवर्नमेंट बेशक एजेंसी हायर कर ले, इंटरनेशनल एजेंसी को, और वो 6 मुल्कों का कंपैरिजन बना ले, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और अपना कंबोडिया एंड श्रीलंका। अगर वो हो जाए तो अब मैं समझता हूं कि हमको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। सही, तो पोटेंशियल बड़ा जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। सवाल यह है कि हम उसको डील कैसे करते हैं। पॉइंट जुबैर साहब आपके बिल्कुल सारे वैलिड हैं। अब हुकूमत ने मैक्रो इंडिकेटर्स पर फोकस किया और हम देख रहे हैं पिछले साल 1.5 साल से ये अंडर कंट्रोल हैं। माइक्रो इंडिकेटर्स पर हुकूमत का क्या फोकस नहीं है, या ये जो मैक्रो इंडिकेटर की स्टेबिलिटी है इसका रिफ्लेक्शन आने में खासा वक्त लगता है? कितना वक्त दरकार होता है, कब तक ये माइक्रो पर भी शिफ्ट हो सके? देखिए, उसके अंदर मसला ये है कि जब when the level you're sitting, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तो नंबर्स तो वो आते हैं ना जो टेबल के ऊपर लाए जाते हैं, वो नंबर्स भी होने चाहिए जिसके अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो बढ़ गया। वो नंबर्स भी फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री को देखने चाहिए कि भाई हमारा जो है ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो गया। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसमें इंपोर्ट बढ़ जाता है। वो नंबर्स भी देखने चाहिए जिसके अंदर आपकी जो है ना जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो रही है, किस वजह से कम हो रही है, कैसे कम हो रही है, क्या हमारी कॉम्पिटिटिव है। ये भी देखना चाहिए कि आपके यहाँ बीएमआर हुआ या नहीं हुआ। बीएमआर एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी इंडस्ट्री में, उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए। बीएमआर कहते हैं बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मशीनों को
अपने लोगों को बैलेंसिंग करेंगे, उसके हिसाब से अगर उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो होगा, या फिर आप रिप्लेसमेंट करेंगे उसको। बीएमआर इज ए रिप्लेसमेंट। आप जब नई मशीनें लाएंगे तो आपकी जो है ना एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। आज अगर हम कपड़े की बात करते हैं तो हम 600 आरपीएम की लूम पे चला रहे थे, आज 1100 आरपीएम की लूम हो गई। 1100 आरपीएम का मतलब ये होगा कि एक मशीन पहले जो देती थी उससे डबल देगी। अगर वो डबल मशीन वाला मेरे सामने बैठा है कोई बांग्लादेश में, यहाँ तो मैं तो उससे कम्पीट नहीं कर सकता। आपको एक एक चीज को देखना पड़ेगा कि हमारी जो लागत है प्रोडक्शन की, उसको हम कैसे कम करें। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज द की वर्ड, इसको होना चाहिए। प्लस कॉन्फिडेंस, आपकी जो कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसीज है वो बहुत जरूरी है। अगर आप एक दफा एक पॉलिसी बना देते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं हम तो बड़ा इन्वेस्टर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर के साथ ही सारा कुछ करेंगे, फिर आप पॉलिसीज वो लाते हैं जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक करती है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। वो बातें जो है ना, इन बातों को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मिलों वाले हैं, दे आर सेकंड टू नन। लेकिन आप देखें बड़े बड़े ग्रुप्स ने अपने कई कारखाने बंद किए हैं। उसकी वजह है ना, अब सामने चाइना से इंपोर्ट कर लेते। हमारी चाइना और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको भी रिविजिट करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि एफटीए को भी रिविजिट होना चाहिए। आज हम $22 बिलियन की मसनूआत इंपोर्ट करते हैं चाइना से और सिर्फ 2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बढ़ सकता है। चाइना इज अ गुड मार्केट। चाइना इज नॉट एन ओनली एक्सपोर्टिंग कंट्री, दे आर बिग इंपोर्टर्स। उसके अंदर हमारा शेयर जो है वो कैसे बढ़ सकता है, गवर्नमेंट को उसकी स्टडी करनी चाहिए, भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। इन चीजों को देखने की बड़ी जरूरत है। एक हमारा बिरादर मुल्क है, हम कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त चाइना, और सबसे अच्छे दोस्त के पास हम सिर्फ अपनी इंपोर्ट का 10% ही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और वो चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट कर ले या 25% कर ले, तो आप देखिए हमारे $5.5 बिलियन पे हम पहुंच जाएंगे 2 बिलियन से। इसका मतलब कितना बड़ा क्वांटम जंप आएगा। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसके दरमियान हमको जो है इन चीजों की जरूरत है। हमने जो एफटीए किए या प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किए, पीटीए किए, उनके अंदर उनको सारों को रिविजिट करने की जरूरत है और हमको उसको देखना चाहिए कि हम कहाँ उसके लिए खड़े हैं और कैसे हम उसको कर सकते हैं। और जुबैर साहब, दायरे हम सिर्फ अमेरिका के साथ ही अब तक ट्रेड सरप्लस में हैं, तो वहाँ भी अब जब ये टैरिफ्स वाला सिलसिला शुरू हो गया तो उसके बाद हमें ऑल्टरनेट मार्केट्स पर थोड़ा सा फोकस करना भी पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या दीगर ममालिक पर। गल्फ कंट्रीज़ में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं ये कोई नए तो नहीं है। जो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है, पिछले 2-3 माह से तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं। इनमें क्यों, इन चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आ रही या हुकूमत इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? देखिए वो एक ही बात होती है कि आईएमएफ से हमारी कंडीशनलिटीज हैं कि सर्कुलर डेट क्रिएट नहीं हो। सर्कुलर डेट क्रिएट नहीं हो उसके लिए हम क्या अपनी इंडस्ट्री को खत्म कर दें? फिर तो सर्कुलर डेट और क्रिएट हो जाएगा। आज आप गैस कंपनी को देखो, मैं आपको बताता हूं कि पिछली जो उन्होंने रेज मांगा एसएसजीसी ने, वो इस बात पे मांगा कि हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं इसलिए कि हमारी सेल्स कम हो गई गैस की। जब इंडस्ट्रियां कम चली तो गैस की 50% हो गई सेल कैप्टिव पावर प्लांट्स की। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, उसका प्राइस उन्होंने अपना 1050 से अभी आजकल 4000 के करीब है। तो जाहिर है वो तो वारे में नहीं, इंडस्ट्रियां भी उसके लिए बंद हुई और उनका कंजप्शन भी बंद हुआ या लोग ऑल्टरनेट फ्यूल के ऊपर आए। तो जब ये हुआ तो अब आप बताएं कि ये तो मेरी तो नहीं है ना कंपनी, एसएसजीसी गवर्नमेंट की कंपनी है। उसने अप्लाई किया ओगरा को कि आप हमारी प्राइस इतने % बढ़ा दें। शायद 9% मांगी है, 13% मांगी, मुझे सही याद नहीं। आई वाज द इंटरव्यूअर देयर। तो मैंने कहा ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है आपकी ये। अगर ये और अगर कम हो गया, जिस तरह से इंडस्ट्रियों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो अल्टरनेट स्विच पे फ्यूल पे स्विच हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप कितना बढ़ाने की अगली दफा डिमांड करेंगे 6 महीने बाद? तो अगर आपका सेल कम हो जाए और आप हमसे कहें और महंगी गैस ले लो तो हमारी सेल कम हो जाएगी। उसका कौन जिम्मेदार है? एक मोटी बात, एक बात बता रहा हूँ, ऐसी कई बातें हैं। नेपरा के अंदर प्राइम मिनिस्टर वो सो प्लीज कि किसी तरह मुझे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम करनी है, उन्होंने कम की। इसके बाद 32 रुपया एफएससी के अंदर, फिक्स अकाउंट चार्जेस के अंदर, उसके अंदर आज फिर जो है ना 38 से लेकर 42 के दरमियान इंडस्ट्री का रेट हो गया। तो ये तो मतलब कंसिस्टेंसी कहाँ है? मतलब हम कहाँ किधर क्या बात करते हैं, हम कैसे उसको करेंगे? आप फिक्स टैक्स रिजीम को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम में आधा, फिर आपको सारे शहर को जो है ना आपको नोटिस देने पड़ते हैं कि भाई आप अब लेके आ जाए, पहले से कम क्यों है? भाई पहले से कम इसलिए कि आपने गैस के रेट 3 गुना कर दिए हैं, तो वो तो जाहिर है प्रॉफिट तो कम होगा। वो 1% इसलिए दे रहे थे कि कोई एफबीआर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, भले कम भी हो, नुकसान भी करते थे, 1% में खुश थे। अब उन्होंने 1 का 2 कर दिया, 2 के बाद 1 फिक्स कर दिया, मिनिमम फिक्स कर दिया, और फिर आपको सेकंड के ऊपर आपने जो आपने बोला कि इस तरह से आप इसको
आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ गए। वो बहुत सारी बातें आपको सहूलियात देनी है। आपको एक्सपोर्टर जो होता है ना, बड़ी रेयर कमोडिटी है किसी भी दुनिया में, किसी मुल्क के साथ। अगर जो एक्सपोर्टर होता है उसकी इतनी मान इकराम होना चाहिए, उनकी जो मसाइल हैं उनको मतलब जंगी बुनियादों पर हल करना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप बताएं मुझे, अगर एक्सपोर्टर अगर वो गलत कहते हैं तो आप अपना बिल्कुल इंटरनेशनल एजेंसीज हायर करके उसको आप जो है ना, आप उसके उनकी बातों को गलत प्रूफ करें कि नहीं जी आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बांग्लादेश के बराबर ही, आप क्यों नहीं बेच सकते। फिर उनका हमारा गिरबान उनका मत होगा। बात तो ये है ना कि अगर आप उसको हम अगर गलत बयानी से काम ले रहे हैं, आप हमें बताएं ये आपकी बात गलत है, ये हमने सर्वे कराया उसमें ये नहीं हुआ। तो इसमें देखिए वक्त जा रहा है। जो बायर एक दफा हमसे को छोड़ के चला जाता है, वापस लाना उसको बड़ा मुश्किल होता है। तो ये वक्त बड़ा कीमती है, इसके अंदर हमको जो है ना करना चाहिए। दुनिया पूरी बदल रही है और हमको अपनी मार्केट्स को मेंटेन करने के लिए हमको कम दामों पे माल बेचने पड़ेंगे। वो कम दामों को माल बेचने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। आप डोमेस्टिक को सब्सिडी देने के लिए, फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने के लिए, सर्कुलर डेट के नाम पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ गैस है वो 1668 रुपए है। अब उस गैस को 2300 रुपए नफा कर रहे हैं उसके ऊपर, और डोमेस्टिक को दे रहे हैं सबसे ज्यादा पिलफरेज लाइन लॉसेज है। 47% लाइन लॉसेज पिलफरेज है डोमेस्टिक के अंदर। आप उसको मुझसे पैसे लेके उसको दे रहे हैं, और जब मुझसे पैसे ले रहे हैं तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव हो रहा हूँ वर्ल्ड मार्केट में। और जो एक्सपोर्ट मेरे को बढ़ाना चाहिए मैं बढ़ा नहीं पा रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, साबिक CEO ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान, बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त अपनी तारीख के गैर मामूली मरहले में दाखिल हो चुकी है। आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 1,82,000 की सतह पर बंद हुआ है। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 3,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक मौके पर हमने ये भी देखा कि इंडेक्स 1,83,900 से ज़ायद पॉइंट्स की बुलंद सतह पर भी ट्रेड हुआ है। और ये 100 इंडेक्स 1,83,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर करने का मतलब है कि इस वक्त हम एक बड़े माशी मोड़ पर खड़े हैं। AKD रिसर्च ने इस हवाले से एक अपनी रिपोर्ट भी शाये की है और 2026 के अख्ताम तक उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 2,63,800 पॉइंट्स की सतह तक ये मार्केट पहुंच सकती है। तो मुस्तकबिल में मजीद तेज़ी और अपवर्ड ट्रेंड की तरफ एक वाज़ेह ये इशारा है। अब हमने देखा है गुज़िश्ता एक दहाई में यानी 10 सालों में स्टॉक एक्सचेंज शदीद उतार चढ़ाव का शिकार रही है। 2016 और 17 में CPEC और कम इंटरेस्ट रेट ने मार्केट को ऊपर पहुंचाया था, लेकिन बाद में सियासी बेयकीनी के अलावा रुपए की कमज़ोर सूरत हाल और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाया। 2022 और 23 खास तौर पर बड़े चैलेंजिंग साल थे, जब महंगाई के तूफान के साथ कुछ कुदरत ने भी सैलाब की सूरत में हमारा इम्तिहान लिया और उसके बाद फिर ज़र मुबादला के बहरान ने मार्केट को तकरीबन मफलूज करके रख दिया था। इस दौर में जो 100 इंडेक्स था वो एक मौके पर 41,000 की एक डाउनवर्ड ट्रेंड पर मौजूद था और ये सतह भी हमने देखी है। लेकिन फिर 2024 के आखिर में और फिर 2025 के आगाज़ में हालात बदलना शुरू हुए और स्टेट बैंक ने तारीखी तौर पर हाई इंटरेस्ट रेट में कमी की, जिससे पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 13 तक आया और फिर अब 10.5 पर मौजूद है। तो इसका फौरी फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को हुआ और उसके साथ साथ हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की नई खेप ने कदम रखा। महंगाई दिसंबर 2025 में कम होकर 5.6% तक आ गई, जिसने इन्वेस्टर्स के एतमाद को मजीद बहाल किया। सेक्टर लेवल पर भी हमने बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी है। OGDC की नेशपा ब्लॉक में तेल और गैस की दरियाफ्त के साथ OMCs की फ़रोख में इजाफा हुआ और बैंक्स की बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी की पॉलिसी ने मार्केट को मजीद मजबूत किया। एक दिन का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 1.3 अरब शेयर्स तक भी पहुंचा, जो इस बात का सबूत है कि मार्केट में नए इन्वेस्टर्स दाखिल हो रहे हैं, जिसमें जो नौजवान इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद शामिल है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स में हालांकि ट्रेड डेफिसिट एक खतरा बना हुआ है, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के साथ रुपए की जो स्टेबिलिटी है और 3.7% की GDP ग्रोथ इस बात की निशानदेही करती है कि मईशत मुकम्मल तौर पर अभी कंट्रोल से बाहर नहीं है। AKD रिसर्च के मुताबिक अगर मॉनेटरी ईजिंग जारी रही, फॉरेन अकाउंट बेहतर हुआ और सियासी स्टेबिलिटी जारी रही तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए 2026 एक बड़ा बेहतर और फैसला कुन साल सकता है, जिस तरह उनकी प्रेडिक्शन भी है कि 2,60,000 से ऊपर ये इंडेक्स पहुंच सकता है। तो अब ये किस तरह का साल साबित होगा? अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अली फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो एक जो स्टेबिलिटी का फेज
फेज़ था वो हमने बड़े अच्छे तरीके से 2025 में गुजारा। अब आपको लगता है कि 2026 ग्रोथ का साल साबित हो सकता है? जो AKD रिसर्च के फिगर्स कह रहे हैं ये सही साबित होंगे या इससे भी ऊपर मार्केट जा सकती है हमारी? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने तज़किया किया और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दिया, वो बड़ा अच्छा और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। और आपने दुरुस्त कहा कि जितने भी इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट के, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। और ये इंडेक्स तो सिर्फ एक इंडिकेटर है, मगर जो दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, और दूसरा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो वो दोनों जो इंडिकेटर है, दोज ऑल्सो शो कि पाकिस्तान की मार्केट में देयर इज हेल्दी ग्रोथ। दूसरा जो आपका दूसरा पॉइंट है कि बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस 2026 मार्केट कैन इंक्रीज बाय मोर देन 50%। क्योंकि पिछले साल मार्केट वेंट अप बाय 55%, उससे पिछले साल जो रिटर्न था वो 84% था, उससे पिछले साल भी 65% रिटर्न था। तो दिस इज द फोर्थ ईयर where we are expecting के the market will continue to go up। और आपका जो लास्ट सवाल का जो पहलू था कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल बेहतर हो सकता है, क्योंकि और ऐसा ही रुझान रहा 2025 में और 2024 में कि थिंग्स हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2026 विल बी द ईयर ऑफ ग्रोथ। हमारा स्टेबिलिटी से हम निकल चुके हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एंड आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ईयर फॉर स्टॉक मार्केट। और अली फैज़ साहब, ये जो एक परसेप्शन है, बल्कि ये फैक्चुअल भी किसी हद तक है कि स्टॉक मार्केट की जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इस वक्त लोअर लेवल पर है और एक बहुत छोटे से चंक को स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट करती है। तो जो इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम इस वक्त बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है स्टॉक मार्केट की ओवरऑल इकोनॉमी की, उस परसेंटेज में भी इजाफा हो सकता है। नहीं, जो GDP का 4-5 या 6% है हमारी टोटल स्टॉक मार्केट, तो उसमें भी हम कोई ग्रोथ देख सकते हैं? जी, आपके सवाल के तीन पहलू है कि एक, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में बहुत कम करते हैं। सिर्फ 400,000 पीपल इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट। तो जो विच इज लाइक 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन। इसके बरक्स इवन बांग्लादेश में 2 मिलियन लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में 50-60 मिलियन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़्यादातर इकोनॉमीज में 20 to 30% of their people invest in stock market। हमारे में less than 1% people invest directly। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं ले रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एक्सपोजर नहीं आ रहा। इनडायरेक्टली उनका एक्सपोजर इस तरह आ जाता है कि वो हम लोग अपने पैसे बैंकों में रखते हैं, बैंक जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट कर देती हैं, इसी तरह एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्ट कर देती है। तो इनडायरेक्टली तो एक्सपोजर आ जाता है। मगर तीसरा जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि what we have seen is a growth in the number of investors who are participating। ये growth asset management industry में भी आ रही है, ये insurance sector में भी आ रही है, ये pension fund government launch कर रही है उसमें भी आ रही है। तो broadly participation of people of Pakistan in Pakistani capital markets is increasing। और अली फैज़ साहब, जो परसेप्शन है इस वक्त ओवरऑल दुनिया के दीगर ममालिक में, चूँकि अभी जो रिसेंटली गैलप का सर्वे आया जो कि 60 ममालिक में हुआ, और उसमें हमने ये बड़ा वाज़े एक खुशगवार चेंज देखा कि इन 60 ममालिक में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, ख़ासतौर पर 2026 के हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। और जब हम ये कंपैरिजन करते हैं इंडिया के लोगों का, तो वो बड़े मायूस नज़र आते हैं। वो 39% उनका एक हाईएस्ट परसेंटेज है। दीगर ममालिक के लोग भी उसमें बड़ी कम परसेंटेज में अपने ममालिक के लिए पुरुमीद हैं। दुनिया का एवरेज उसमें 24 निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी उसमें 53-51% के साथ एक बड़ी लीड लिए हुए हैं। ये कितना खुशाइंद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बड़ा ट्रस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पर? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। आपको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी एक ऐसा तबका था जो बड़ा परेशान था पॉलिटिकल चेंज की वजह से। वो अगर तबका भी अब जो है वो पॉजिटिव हो गया है, तो दैट मीन्स के अब हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट कंसेंसस है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है और मुल्क में ऑप्टिमिज्म है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, आपको पता है कि रेमिटेंसेस हमारी बैकबोन है इकॉनमी की, तो वो तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है। मगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी ओवरसीज पाकिस्तानी की, जो RDA के थ्रू आती थी, रोशन डिजिटल अकाउंट की, वो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बाब, वो ये है कि पाकिस्तान का जो एक हमारी पोजीशनिंग थी
कि हम एक हार्ड कंट्री है, हम हार्ड पावर है, हम हमारी मिलिट्री स्ट्रांग है, हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी स्ट्रांग है, वो अब दुनिया में एक्सेप्ट हो गई है कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड, विच एनी कंट्री नीड्स। वेनेजुएला का जो परसों का जो एग्जांपल है जिसमें उनके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया, उसके बाद से ये क्लियर है कि वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ हार्ड पावर, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज अ हार्ड पावर। This is why the world has accepted us as a net security provider in the region. सही। और ये बात पाकिस्तान के अंदर भी, जी आप मुकम्मल कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी भी इस बात से फख्र महसूस कर रहे हैं और इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर आप एक पाकिस्तानी हो और सऊदी अरेबिया में रहते हो या यूएई में रहते हो या जॉर्डन में रहते हो या कतर में रहते हो, तो आपको अपने मुल्क अपने पाकिस्तानी होने की वजह से फख्र हो रहा है, एंड दैट्स आई थिंक इट्स व्हाट्स रिफ्लेक्टेड इन दीस सर्विस। और अली फैज साहब, ये वाकया में ये भी बताता है कि मईशत हमारी मजबूत हो, उसके साथ साथ हमारा दिफा भी, हमारा डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, वरना हमारी वो मजबूत मईशत भी शायद हमें नहीं बचा सकती, हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती है। 100% हिस्ट्री हमें ये बार बार बताती है। अगर आप 90s की दहाई में जाएं तो मतलब ईस्ट एशियन कंट्रीज का तूती बोलता था, ईस्ट एशियन मिरेकल लिखा जाता था, तो उसके बाद यकदम फाइनेंशियल क्रैश आया, उनकी पूरी इकोनॉमी तबाह हो गई। उससे पिछले चले जाएं, जापान एक ज़माने में अमेरिका को थ्रेट जो देता था इकोनॉमी में, वो जापान था, बुक्स लिखी गई थी जापानीज मिरेकल के ऊपर, एंड देन सडनली उनको यूएस ने कहा कि अपनी एक्सचेंज रेट पॉलिसी चेंज कर दो, और उनके पास उस सॉवरेनिटी नहीं थी, एंड दे लॉस्ट एवरीथिंग। हिस्ट्री टेल्स अस अगेन एंड अगेन एंड अगेन दैट इफ यू कैन डिफेंड योरसेल्फ, तो आपको इकोनॉमिक माइट कुछ नहीं दे सकती अगर आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। तो यही पाकिस्तान का जो एक पोजीशन थी, अब वो क्लियर हो गई है पूरी दुनिया में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली फैज ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड, हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और अहम मौजू है कि अपनी एक्सपोर्ट्स को हमें बढ़ाना कैसे है, ट्रेड डेफिसिट कैसे कम करना है, उस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट पिछले 10 साल से मुसलसल नेगेटिव रहा है, यानी हमारा मुल्क हमेशा एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा इंपोर्ट करता आया है, और माली साल 2026 के पहले 6 माह में भी ये मसला एक बार फिर दोबारा से हाईलाइट हो चुका है। इस अरसे में ट्रेड डेफिसिट तकरीबन 19.2 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, जो अगर हम देखें पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 35% ज़्यादा है। पिछले साल 15 अरब डॉलर की इस पूरे अरसे में एक्सपोर्ट थी, जो अब 1 अरब डॉलर कम हुई हैं, और हमने इंपोर्ट में 4 अरब डॉलर का इजाफा देखा है। तो अब इंपोर्ट्स दोबारा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादातर टेक्सटाइल और चंद रिवायती चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, और ये अशिया अब आलमी मंडी में पहले ही सख्त कंपटीशन का शिकार हैं, चैलेंजेस इनको दरपेश हैं। अब ये कैसे बेहतर हो सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। भी जो ट्रेड डेफिसिट इस वक्त 35% पिछले साल की निस्बत बढ़ा है, ये तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा। उड़ान पाकिस्तान, उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना था, प्लान अनाउंस किया गया, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ उसके उलट ही होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। अगर हम 6 महीने का तज्जिया करें तो ये तकरीबन 19 अरब डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है, तो पूरे साल का ये जाके हो जाएगा कोई 38 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर के लगभग ये ट्रेड डेफिसिट। तो लेकिन इसको हम सबसाइड करेंगे जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पिछले साल कोई 38 बिलियन डॉलर थी, इस साल कोई 40-41 बिलियन डॉलर की तरफ। तो गवर्नमेंट 2 काम करेगी, एक तो थोड़ा सा इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और फॉरेन रेमिटेंस, तो इस तरह से मिला के ये मेरा ख्याल है कि ये सबसाइड हो जाएगा, और हमें शायद जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो दोनों चीज़ों को मिला के मिलता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इंशाल्लाह हमारा खसारे में नहीं जाएगा। असल में इंपोर्ट बढ़ने की रीज़न ये है कि चूँकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही है, और एक्सपोर्ट ना बढ़ने की बल्कि उल्टा थोड़ी सी कम हो रही है, तो अब लोगों को रोजगार देने के लिए जो गुर्बत बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी की वजह से, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि थोड़ी सी इंपोर्ट को खोला जाए, इंपोर्ट को ईजी किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले और गुर्बत में कमी हो और कुछ जीडीपी बेहतर हो। तो ये थी उसकी बुनियादी वजह, और मैं समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है इस वक्त करना ज़रूरी भी है। एक्सपोर्ट ना बढ़ने की रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अभी तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कंटेन नहीं कर सके।
हमारी बिजली की कीमतें जो हैं वो कम नहीं हो सकी, हमारा मार्कअप जो है, जो डिजायर्ड रेट है वो नहीं हो सका, अभी भी 10.5% पे है, जबकि वो 6-7% पे होना चाहिए। बिजली की कीमतें जो हैं वो 9 सेंट का मतलब यह है कि 25-26 रुपए पर यूनिट होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इस वजह से चूंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी ज्यादा है और फिर ऊपर से दहशतगर्दी के मसाइल भी हैं, तो इन वजूहत की वजह से हमारी एक्सपोर्ट अभी तक जिस तरह हम चाह रहे हैं वो बढ़ नहीं पाई। गवर्नमेंट की कोशिशें अपनी जगह बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन फिर IMF के मसाइल भी हैं, तो वो हमें बिजली की कीमत कम नहीं करने देते। ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसी खास नाउमीदी की या परेशानी की जरूरत नहीं है। हाल दो कि हमें चाहिए कि लोगों को रोजगार दे और एक अच्छा बेरोजगारी भी कम हो, गुर्बत भी कम हो। तो उसका शॉर्टकट जो इस वक्त जो तरीका है वो यही है कि थोड़ी सी इम्पोर्ट को बेहतर कर दिया जाए, उसको थोड़ा ईज आउट कर दिया जाए, ताकि और फिर उस खसारे को हम फॉरेन रेमिटेंस के जरिए पूरा। सही। तो जाहिर साहब ये अब एक्सपोर्ट हम आई थिंक कि इसमें कोई ऐसी अपनी जगह स्टेबल रहती, एक्सपोर्ट तो समझ भी आता, इतनी परेशानी की बात नहीं होती, लेकिन ये तो उल्टा कम हो गई है। अगर हम फिस्कल ईयर के भी 6 माह को देखें तो पिछले साल की निस्बत $1 अरब की कमी है। तो अब ये ओवरनाइट तो हमारी हुकूमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं कम कर सकती, तो फिर एक्सपोर्ट्स हम कैसे बढ़ाएंगे? पहला साल तो गुजर गया, 5 साल का प्लान था, अगले 4 सालों में अब कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम होंगे कि कॉस्ट भी अंडर कंट्रोल हो जाए और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकें? देखिए, एक तो फौरी तौर पे गवर्नमेंट की इस वक्त कोशिश ये है कि तकरीबन 10 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत कम हो जाए। अब गवर्नमेंट उसमें किस हद तक कामयाब होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें होमवर्क गवर्नमेंट ने कर लिया है और वो 10 रुपए यूनिट बिजली की कीमत इंडस्ट्री के लिए, प्रोडक्शन सेक्टर के लिए कम करने जा रहे हैं और होपफुली ये काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तो फिर इसके नतीजे में हमारी $2-3 अरब की तो एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से बैंक मार्कअप का है, वो भी अगर कम हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल बिजली की कीमत ही कम हो जाए तो आई थिंक इससे भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। दूसरा ये कि सैलाबों की वजह से जो हमारी राइस की जो थी क्रॉप, उसको खासा नुकसान पहुंचा और हमारी जो राइस में एक्सपोर्ट्स थी वो कोई 38% ड्रॉप हुई हैं। उसकी 2 रीजन है, एक तो हमारी क्रॉप को प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, फ्लड की वजह से, और दूसरा चूंकि 2-3 साल से इंडिया मार्केट से आउट था, उनके इंटरनेशनल कुछ इशूज थे लीगल, तो इंडिया वापस आ गया है, तो उसने आगे अपनी मार्केट दोबारा एक्वायर करनी शुरू किया और उनकी राइस की जो प्राइस है वो कम है हमारी निस्बत, तो वो इंडिया के आने से भी हमारी राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, तो वहाँ से भी हमें हिट हुई है। और फिर उसको हमने कुछ कोशिश की है, हमारी जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो 17% इंक्रीज हुई हैं और IT की एक्सपोर्ट अगले 6 महीने में आई होप के वो तकरीबन 25% मजीद इंक्रीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा गैर रिवायती शोबों पे जाके और अपनी एक्सपोर्ट को हमें इंक्रीज करना होगा, तो उसके नतीजे में ये मतलब आप सब मिला के देखेंगे अगर तो नेट ऑफ हो जाएगा ये सारा आपका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो फॉरेन रेमिटेंस से इंशाल्लाह ये नेट ऑफ हो जाएगा। सही। लेकिन जाहिर साहब ये फॉरेन रेमिटेंस से ही कब तक ये इसको हम बैलेंस करते रहेंगे? अगर ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर हो रहा हो तो ज़ाहिर है मुल्क में एक ग्रोथ भी नज़र आ रही हो, हमारी GDP भी बढ़ रही हो, लेकिन ये एक बेहतर ऑप्शन है कि फॉरेन रेमिटेंस से इसको कवर किया जाए या एक्सपोर्ट्स बढ़ाना ही ज़ाहिर है पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए? देखिए, जो हमारी फॉरेन रेमिटेंस है वो बड़ी वल्नरेबल होती है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो आपका सऊदी अरब के साथ कभी चेंज हो सकता है, बहुत बड़ा चंक आपको वहां से आ रहा है, फिर आपका UAE से कभी डैमेज हो सकता है, कभी अमेरिका से हो सकता है, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस पे डिपेंड करता है। जो असल चीज जो है वो आपकी, जिसके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं, आपकी इंडस्ट्री होती है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ जिसको कहते हैं वो तो आपकी इंडस्ट्री ही है। उसकी वजह यह है कि आप अगर इंडस्ट्री को रन करते हैं और इंडस्ट्री को चलाते हैं तो उसमें आपकी मैन पावर भी एडजस्ट होती है और उसको रोजगार मिलता है और गुर्बत दूर होती है, तो ये बहुत जरूरी है। तो हमें तो बहरहाल हमें जो मैन पावर एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वो भी एक तरह से एक्सपोर्ट ही है, जो रेमिटेंस आ रही हैं वो भी हमारी एक्सपोर्ट्स ही हैं एक तरह से, तो उसको भी हमें फर्दर भी प्रमोट करना चाहिए कि अभी हम जो हमारे जो लोग बाहर जा रहे हैं वो यानी उसमें अगर हम थोड़ी सी और वैल्यू ऐड करें और बहुत बेहतर स्टफ बाहर अगर हम भेजें तो उसके नतीजे में हमारी रेमिटेंस भी बेहतर हो सकती है, मजीद भी बेहतर हो सकती है। यानी एक्चुअली जो हमारा पोटेंशियल है उसमें भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमें $40 अरब की अगर वहाँ से रेमिटेंस आ रही हैं तो वाई नॉट 60, वाई नॉट 70, वाई नॉट 80,
तो वो उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन और उससे मतलब ये है कि हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। और इसी तरीके से अपना जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको भी हमें डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि उसके नतीजे में आपकी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर वो प्रमोट होगा, आपका पूरा जो मैन पावर है वो वहाँ पे एडजस्ट होंगे, वहाँ पे आपके बैंकिंग सेक्टर को फायदा होगा, ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है जिसमें सबको ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो वो इंडस्ट्री के जरिए मुमकिन है। तो और ये तो रेमिटेंस तो एक पॉकेट है ना, लेकिन अगर इंडस्ट्री होगी तो वो आपके पाकिस्तान के सारे 24-25 करोड़ लोगों को उसका फायदा होगा, उसमें वैल्यू एडिशन होगी, उसमें आपकी एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा, उसकी वैल्यू एडिशन होगी। तो ये बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं इन सबको डेवलप करना होगा। इसी तरीके से हमें माइंस एंड मिनरल्स की 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। इस साल बैरिक गोल्ड से सुना है कि तकरीबन $3 अरब वहां से भी आने की तवक्को है, तो वो भी अगर चीजें मैच्योर हो जाती हैं तो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होगा। लेकिन मैं देखें कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो मुश्किल वक्त गुजारना था वो गुजार लिया है, और अब इंशाल्लाह जो मुझे चीज नजर आ रही है ये जनवरी ऑनवर्ड, वो इंशाल्लाह हर आने वाला दिन हमारे लिए तरक्की का और बेहतरी का दिन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां हुसैन साहब, साबिक कार हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।